हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। सो स्टोरी शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। कल का बैकग्राउंड म्यूज़िक लिटरली मैंने सुना नहीं था और जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत बुरा फील हुआ। वो बहुत ज़्यादा लाउड हो गया था। एक्चुअली मैं उसकी वॉल्यूम को कम करना भूल गई और एडिटिंग में वो ध्यान ही नहीं रहा, तो आई एम सॉरी। आई होप ऐसा ना हो आगे। चलिए तो अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान एक हार्ट ब्रोकन स्टेट में था और इबो इटली गया हुआ था अपने फादर के सिलसिले में। अब उसके आगे 1 वीक लेटर, 1 हफ्ता हो चुका था उस वाक्य को हुए और इस 1 हफ्ते ने बहुत कुछ बदल दिया। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कुछ। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो चीज़ें बेहतर लग रही थी, चकाचौंध से भरी हुई, लेकिन अंदरूनी तौर पर कोई गौर करेगा तो शायद हर चीज़ डार्कनेस से भरी हुई थी। हर चीज़ एक ऐसी वाइब दे रही थी जो बहुत इंटेंस थी। और उसकी सबसे पहली तस्वीर थी इबो और सान के बीच में कम्युनिकेशन लेवल। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लेवल शायद सबसे लोएस्ट पर पहुंच चुका था, क्योंकि इबो इस वक्त इटली में लैनवेन हुआ की सर्जरी में बहुत ज़्यादा बिजी था और ऊपर से सान अपने शूट के प्रमोशन में। इन पिछले 1 हफ्ते को अगर दिन के हिसाब से बांटा जाए तो सबसे पहले जब सान उस रात के बाद बाहर आया था तो अगला दिन पूरी तरीके से बंद था। सान ने अपने आप को कमरों में बंद रखा। दूसरे दिन सान ने अपने आप को इबो के कमरे में बंद रखा। तीसरे दिन वो खाने के लिए टेबल पर आया था, लेकिन पूरी तरीके से लाइफलेस। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई पैशन नहीं था। हर चीज़ सिर्फ ब्लैंक नजर आ रही थी। यांग ने पूछने की भी कोशिश की, लेकिन सान ने सिर्फ ये कहा कि वो बीमार है और बहुत लो फील कर रहा है, इबो को याद कर रहा है। यांग ने कहा तो इबो से बात करे। सान ने कहा नहीं, वो खुद कर लेगा। इसके बाद चौथा दिन आता है जब सान के सारे फ्रेंड्स उसको विजिट करने के लिए आए थे, लेकिन सान उनके साथ था कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सान एक कोने में बिल्कुल शांत बैठा था अपनी शाओवाओ के साथ। शाओवाओ उसके साथ खेल रही थी, लेकिन सान सिर्फ उसके फर को सहला रहा था, उससे कोई बात नहीं कर रहा था। और बाकी जो लोग सान से बात करने की भी कोशिश कर रहे थे उनसे भी कोई रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि सान को हुआ क्या है। क्या उसकी ऐसी हालत इस वजह से है कि इबो बाहर है? यही सोचकर बाकी लोगों ने भी पुश नहीं किया। और वैसे भी सान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे फीवर था, हल्का फीवर डेली रहता था। डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके गए थे, जैसे सान ले रहा था या नहीं ले रहा था नहीं जानते, लेकिन दी तो जा रही थी मेडिसिन। और उसी दिन जब सब फ्रेंड्स चले गए थे तो चौथे दिन सान की इबो से फर्स्ट टाइम बात हुई थी इतने लंबे समय के बाद। लेकिन बात भी बहुत नॉर्मल थी, या यूँ कहो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी। इबो ने सिर्फ सान से पूछा, सान तुम कैसे हो? सान ने जवाब दिया वो ठीक है। इबो ने पूछा, सान शूट कैसे चल रहा है? सान ने जवाब दिया बहुत अच्छा। इबो ने पूछा, सान तुमने खाना खाया? सान ने कहा हाँ खाया। इबो ने पूछा, सान सब कुछ ठीक तो है ना? सान ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। बिल्कुल किसी रोबोटिक टोन में सान इबो से बात कर रहा था, यही को सिर्फ उसके सवालों का जवाब दे रहा था। और ये फर्स्ट टाइम था जब इबो ने सान की ऐसी आवाज़ सुनी थी। सान से हमेशा जब इबो बात करता है तो सान के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इबो से लगातार पूछता रहता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि इबो सान से कुछ पूछ रहा था और सान सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स में जवाब दे रहा था, जैसे इबो अक्सर देता है। बट फ़ोन काटने से पहले एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने इबो को लगभग रोक दिया, क्योंकि उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। सान ने पूछा, आप इटली क्यों गए हैं गा? इस सवाल पर फ़ोन के दोनों तरफ शांति छा गई थी। दोनों कुछ देर के लिए अपने जहन में थे। जान की पकड़ उसके फ़ोन पर बहुत ज़्यादा टाइट थी, क्योंकि ये जवाब बहुत कुछ तय करने वाला था। और वहीं इबो सिर्फ ये सोच रहा था कि वो जान को बताए या नहीं बताए। अगर उसे बताएगा तो उसे टेंशन हो जाएगी, और अगर नहीं बताएगा शायद नहीं बताना ही बेहतर है। और वो जब घर पहुँचेगा शायद तब जान से बात करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर यांग ने जान को कुछ बताया है या नहीं? नहीं, यांग नहीं बता सकता। इबो ने उससे मना किया था तो जान को कुछ पता चला ही नहीं होगा। वो उससे शायद जनरली पूछ रहा होगा, इसीलिए इबो ने बहुत ही फ्लैट टोन में जवाब दिया, बिजनेस सिलसिले में ऑफ कोर्स। और क्या वजह हो सकती है? जान ने कहा बिजनेस। इबो ने कहा बिजनेस, मैं जल्द वापस आऊँगा। जान ने कहा ओके बाय, गुड नाइट। ये कहकर उसने डायरेक्ट फ़ोन काट दिया। और ये चीज़ इबो की पूरी लाइफ में शायद सबसे ऑकवर्ड पलों में से थी, क्योंकि सान और इबो का फ़ोन काटना ये शायद सबसे लोएस्ट चीज़ थी जो इबो ने इमेजिन की होगी। आज से पहले सान ने कभी भी इबो का फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं किया था। वो इबो होता था जो सान से हमेशा कहता था कि अब वो बाद में बात करेगा, वो बिजी है, या फिर वो डायरेक्टली बोल देता था अब हम बाद में बात करेंगे, एंड देन इबो फ़ोन रख देता था। लेकिन आज जब सान ने ऐसा किया तो इबो को बहुत हर्ट सा फील हुआ। ऐसा लगा जैसे कि कुछ अधूरा सा एहसास है। ये फ़ोन कॉल अपने पीछे कुछ छोड़ गया था जो इबो के मन में खलबली मचा रहा था। ये एक तस्वीर थी जो इबो नहीं देखना चाहता था, क्योंकि ये उसकी तस्वीर थी। इतने सालों से इबो का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही था, और आज सान को उस तस्वीर में देखना इबो को सवाल खड़ा करने के लिए शायद काफ़ी था। और कहने को तो सब कुछ ठीक था। जो इबो ने सवाल पूछा सान ने ऑनेस्टली जवाब दिया। इबो ने पूछा, सान ने हाँ कहा। उसके बाद सान ने गुड नाइट भी किया। इसमें क्या ऑकवर्ड था? लेकिन फिर भी कुछ तो ऑकवर्डनेस थी, और उस ऑकवर्डनेस का असर शायद फ़ोन की इस तरफ हुआ था जैसे ही सान ने फ़ोन कॉल कट किया था।
वो फ़ोन उसके हाथ से लगभग छूट गया। वो अभी भी फर्श पर बैठा हुआ था, अपने हाथ में वही मैरिज फोटोग्राफ को लेकर, और उसकी आंखें इस बार फिर से खाली थी। उसमें आंसू की एक परत भी नहीं थी, सिर्फ होठों पर हंसी थी, वो भी बहुत अजीब सी हंसी। जान ने हंसते हुए कहा बिजनेस, बिजनेस, यस यस बिजनेस, एवरीथिंग इज बिजनेस, खा एवरीथिंग। आई थिंक मैं भी बिजनेस हूँ। हमारी ये मैरिज, इसमें मैं कितनी कोशिश करूँ आप तक पहुँचने की, पर यू नेवर अंडरस्टैंड मी। या बेबी शायद मैं ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, मैं आपको कैसे मैच करूँ। हाँ, कितनी बार मैंने आपसे कहा है अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किया कीजिए, मैं आपका बेटर हाफ हूँ, मैं आपका कोई सबॉर्डिनेट नहीं हूँ जिसे आपको सिर्फ तब बताना हो जब ज़रूरी हो, जब कोई ज़रूरी बात ना हो तो आप ना बताएं, सारे डिसीजन आप खुद ही ले लें। लगता है आप कभी नहीं समझेंगे और मैं ऐसे ही आपके पीछे भागता रहूँगा और थक जाऊँगा। एक दिन शायद पूछना भी छोड़ दूँ। मैंने आज आपको मौका दिया पूछने का, जानने का, शायद आप मुझे बता दें, लेकिन आपने फिर झूठ बोला। अगर आप ये कह देते कि पापा बीमार है तो क्या इसमें कुछ बिगड़ जाता? डैड, वो मेरे भी डैड हैं, नहीं है क्या? शायद डैड ने मना किया होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको मुझे बताना चाहिए था ना। आपको ये महसूस करना होगा, जानना होगा कि मैं आपका बर्डन बांटने के लायक अब हो गया हूँ। और आप जब इतना बर्डन नहीं बांटते ना अपने साथ, तो मुझे अपने ऊपर बहुत बर्डन फील होता है। इनफैक्ट मुझे खुद अपनी एग्जिस्टेंट एक बर्डन लगती है आपके ऊपर। क्या आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं कभी? नहीं, ये एहसास हमेशा हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही, जब तक आप सिर्फ मुझसे अपनी हैप्पीनेस को बांटेंगे और सारे दर्द को अपने तक रखेंगे, तब तक हम बराबरी के नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। और शायद मैं भी थक जाऊंगा, आप भी। ये कहते हुए इंसान वही फर्श पर लेट गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और उस फोटोग्राफ को अपने सीने से लगा लिया। फिर खुद में ही कहा, आई थिंक दिस इज द टाइम आई हैव टू चेंज। क्योंकि आप नहीं बदल सकते तो मैं बदलूंगा, और मैं बदल कर रहूँगा। वक्त आ गया है, अब शायद वक्त आ गया है। न जाने इंसान किस वक्त की बात कर रहा था और किस बदलाव की, लेकिन शायद वो बदलाव अगले दिन दिखना शुरू हो गया था। बात असल में ये थी कि जहान ने यांग की बातों को सुन लिया था जब यांग इबो से बातें कर रहा था अंकल की सर्जरी को लेकर, और जहान को समझ में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि यांग अंकल किसको रेफर कर रहा है। और उसके बाद वो सारी कॉन्वर्सेशन को जहान ने सुना, और उसी सारी कॉन्वर्सेशन में यांग ने इक्की के उस डॉक्टर का, उस हॉस्पिटल का नाम पूछा था, क्योंकि यांग के अपने भी कुछ कनेक्शंस थे डॉक्टर्स के साथ जो लैनवेन हुआ की कंडीशन में हेल्प कर सकते थे। और जहान ने जैसे ही उस हॉस्पिटल का नाम सुना वो वहाँ से बाहर आ गया। उसके बाद उसने अपने नेट पर सर्च किया और उस हॉस्पिटल का नंबर बाहर निकाला, उस हॉस्पिटल में कॉल किया और लैनवेन हुआ के नाम से इंक्वायरी की। और जैसे ही उसने इंक्वायरी की उसे जवाब मिल गया था, लैनवेन हुआ की कंडीशन के बारे में भी और सिचुएशन के बारे में भी। अब बारी आती है 6th डे की। 6th डे लगभग जहान सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि अचानक से वो डाइनिंग टेबल पर आया और उसने यांग से कहा, लेट्स हैव फन। यांग ने कहा, क्या? जहान ने कहा, मैंने बाकी सभी फ्रेंड्स को बुलाया, अभी आते ही होंगे, हम सब बातें करेंगे, और क्यों ना किसी अच्छी मूवी को देखने चले। हाँ, क्यों ना कुछ चिल करते हैं, ठीक है? तो वो जहान बहुत अजीब तरीके से बातें कर रहा था। उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी नई जोन में है। उसके बाद बाकी सभी फ्रेंड्स भी आते हैं और सभी के साथ डिस्कस करने के साथ जहान ने डिसाइड किया कि वो एक न्यू लॉन्च मूवी पर जाएंगे। और उसके बाद वो सब लोग मूवी देखने गए भी। सब लोग बहुत खुश थे, जहान भी बहुत खुश था, और सबको ऐसा लग रहा था कि ऑफकोर्स जहान अपने इस न्यू लॉन्च की वजह से खुश है, क्योंकि ऑफकोर्स लॉन्च सच में बहुत मेगा हिट हो गया था और इस वक्त जहान हर तरफ छाया हुआ था। और ना ही सिर्फ जहान, इनफैक्ट कार्लोन और जहान का वो कपल जो इस वक्त शायद सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक था हॉट कपल की लिस्ट में। और ये ट्वीट पूरी जहान की तरफ से थी। उसने हर एक मोमेंट को कैप्चर किया, अपनी स्टोरी पर अपलोड किया, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपलोड किया, टैग के साथ, स्टेप ऑफ स्टेयर्स मेक हिमसेल्फ इक्वल। जहान का ये कैप्शन बहुत अजीब था, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्द वो कैप्शन भी बहुत बार रीट्वीट। और जो कार्लोन और जहान के नाम से फैंडम बना था, वो सब ये सोच रहे थे कि शायद जहान कार्लोन से खुद को इक्वल करना चाहता है और इसीलिए वो उन स्टेयर्स के स्टेप्स पर है। इसीलिए सब लोग खुश थे, क्योंकि एटलीस्ट हॉट कपल एक स्टेप तो आगे बढ़ा रहा है। बाकी शायद सच्चाई जहान को ही पता थी, और जहान से जुड़े हुए लोगों को जो इस कैप्शन का मतलब जानना चाहते थे, स्पेशली यांग, जो कि जहान को कुछ ज़्यादा ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। बेशक जहान कुछ भी प्रिटेंड कर रहा हो, लेकिन इन कुछ दिनों में यांग ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की थी वो थी जहान की आंखें। ये आंखें पहले की तरह कोई बचपना नहीं दिखा रही। ये आंखें कुछ दिन पहले पूरी तरीके से खाली थी और अब ये बदल गई हैं, कुछ ऐसे बदलाव के साथ जिसे यांग को समझने में भी मुश्किल आ रही है। लेकिन ये बदलाव कुछ अलग है, बहुत अलग, जैसे कि अचानक से एक शख्स बड़ा हो गया हो। उसकी आंखों में जो इनोसेंस थी वो इनोसेंस अब नहीं है, इनफैक्ट एक रिफ्लेक्शन है अनपॉलिश्ड मैच्योरनेस का, जो कि अभी कगार पर है
खुद को संवारने के। और ये टर्म शायद यांग की साइकोलॉजी के हिसाब से था, उसने जितनी स्टडी अपने पेशेंट के ऊपर की थी। और जान भी इसके लिए आजकल कुछ ऐसे ही पेशेंट मटेरियल हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से जान के कैरेक्टर में स्विच एंड अप एंड डाउन आ रहे थे वो यांग नोटिस कर रहा था। और इबो से इस बारे में बात भी करना चाहता था, लेकिन कब, जब इबो वापस आएगा तब। अब आता है 7वां दिन, और 7वां दिन जान की सक्सेस के लिए एक नया आसमान लेकर आया था, क्योंकि आज उनका फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च हो गया था काफ़ी सारे लुक्स के साथ। और ये कमर्शियल उस फर्स्ट लुक से भी ज़्यादा बड़ा तहलका साबित हुआ था। पहला ब्रॉडकास्ट होते के साथ ही लगातार 1 घंटे के अंदर ही मिलियंस में व्यूज़ आ गए थे। 10 मिलियंस व्यूज़ हर कमर्शियल के ऊपर थे जिस भी साइट पर वो लॉन्च हुआ था, और वो भी सिर्फ आधे 1 घंटे में। और ये चीज़ बहुत बड़ी बूम थी। रातों रात हर बिलबोर्ड पर, पोस्टर्स पर, होर्डिंग्स पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ जहाँ मेकअप मार्ट, शॉपिंग मॉल्स, जहाँ जहाँ पर भी बिलबोर्ड्स इस तरीके के लग सकते थे जहाँ पर मॉडल को और परफ्यूम को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता था, वहाँ वहाँ पर हर जगह जान और कार्लॉन का फोटोग्राफ लगभग वायरल था। ये वायरल से भी वायरल था। लोग इस न्यू आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते थे इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड, कौन है, क्या करता था, क्या नहीं करता था। इसीलिए जान के सोशल मीडिया हैंडल पर भी लगभग बाढ़ आ गई थी, और जान के लगातार ना जाने कितने सारे पोस्ट पर इतने ज़्यादा लाइक्स आ गए थे कि एक ही दिन में जान का वो अकाउंट जनरल अकाउंट से अब वेरीफाइड अकाउंट में चेंज। और इसके बाद एक और बदलाव आया, और वो था जान का लास्ट पोस्ट। जान का लास्ट पोस्ट उनके बॉल पार्टी का था, और जिसके अंदर कैप्शन में ऑलरेडी जी ने मेंशन किया था ब्लैक रोज के बारे में। और ब्लैक रोज इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा टॉपिक था। उस डिजाइनर को ऑलरेडी काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, यानी कि हाउसवान के, और हाउसवान का ब्लैक रोज जान से जो कनेक्शन साबित कर रहा था उसने और ज़्यादा गॉसिपिंग की मार्केट को तेज कर दिया था। वैसे भी आजकल ब्लैक रोज की धीरे धीरे मार्केटिंग और न्यूज़ आ रही है कि वो चाइना में ओपन होने वाला है, और फर्स्ट फेज शायद जान को मान लिया गया था कि वो डिजाइनर के लिए मॉडल बनेगा। वो बात अलग है, अभी तक किसी चीज़ को ऑफिशियली नहीं कहा गया था, ना ही ब्लैक रोज की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया था। लेकिन लोगों की बातें थी जो अब पूरी तरीके से जबान पर चढ़ी हुई थी, वो ये थी कि ब्लैक रोज का जो मॉडल होगा वो जान ही होगा। इसीलिए जान का करियर इस 7 दिनों में लगभग इस वक्त अपनी सबसे ऊंची ऊंचाई पर था। जो लोग ऐसा राइजिंग यंग मॉडल जिसने रातों रात चमक हासिल कर ली थी, और ये चमक उसके हाथों में एक चेक के रूप में आती है। जान को अपनी फर्स्ट इनकम का चेक मिल चुका था, और वो अमाउंट जान के अब तक के करियर का शायद सबसे बड़ा अमाउंट। अब से पहले भी जान ने शूट किए हैं, लेकिन वो शूटों का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं था। ये अमाउंट जान की शायद फर्स्ट अर्निंग, हाईएस्ट अर्निंग कही जा सकती थी, जिस पर जान को बहुत प्राउड था। उस चेक को अपने हाथ में लेकर शायद उसके मन में सबसे पहला ख्याल आया था वो था इबो के साथ इस चीज़ को बांटना। इसीलिए उसने अभी तक इस चेक को किसी और के सामने या किसी और के हाथ में दिखाया तक नहीं था। जैसे ही वो चेक फेंशिंग ने जान के हाथों में दिया था, जान ने उस चेक को अपनी उस अलमीरा में बहुत सेफली रख दिया, खुद भी उसको हाथ नहीं लगाया, ये सोचकर कि वो जब इबो आएगा उसके साथ शेयर करेगा। हाँ, उन लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव हैं, लेकिन वो अपनी इस छोटी सी सक्सेस को सिर्फ एक शख्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, और वो है इबो। उसके बाद वो सवाल पूछना चाहता है, आखिर क्यों आपने मुझे नहीं बताया, और क्या कभी आप मुझे इस सब चीज़ों के बारे में बताएंगे? क्या आप कभी मुझे अपने इक्वल समझेंगे? क्या मैं अब आपकी इक्वल खड़ा हो पाऊंगा जब अब लोग मुझे भी थोड़ा बहुत जानते हैं? ये सारे सवाल थे जो शायद जान इबो से बात कर डिस्कस करना चाहता था। खैर, एक और दिन आता है, और ये दिन था 9वां दिन, और 9वें दिन ने लगभग पूरी तरीके से काया को पलट कर रख दिया था। इतने दिनों में जो जान की बातें पूरे मीडिया के अंदर चल रही थी, वो मीडिया अचानक से एक और दिशा में रुख कर चुका था, और वो था एशियाज यंगेस्ट बिजनेसमैन इंडेक्स। और उस इंडेक्स के अंदर लान कॉर्पोरेशन के CEO लान वांग इबो ने टॉप रैंक हासिल किया था। इनफैक्ट लान कॉर्पोरेशन की लास्ट ईयर में जो इनकम थी उसने लगभग ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था, और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा था। इसके बाद लान वांग इबो की एस्टिमेट वर्थ को कैलकुलेट किया गया उसकी इतने साल की सक्सेस को देखते हुए, और वो इंडेक्स भी रिलीज किया गया। वो इंडेक्स लगभग सभी इंडेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी था, क्योंकि उसकी नेट वर्थ इस वक्त शायद जितने भी बिजनेसमैन थे उससे बहुत ऊपर थी, और उनकी बराबरी करने के लिए जो सेकंड पोजीशन पर था उसमें और इबो के बीच में बहुत बड़ा फासला था, जिसे पार करने के लिए शायद 1 से 2 साल का और वक्त लगेगा। कुल मिलाकर बात ये थी कि अगले कुछ सालों में भी इबो की पोजीशन को कोई हिला नहीं सकता। उसने वो मकाम हासिल कर लिया है, और वो भी इतनी छोटी उम्र में, ये अपने आप में एक मिरेकल। तो इस वक्त बिजनेस वर्ल्ड जल रहा था एक आग से, एक ताप से, और वो था लान वांग इबो के कैरेक्टर का वो स्ट्रॉन्ग ऑरा, स्ट्रॉन्ग पावर जो धीरे धीरे कर ब्लूम हुई थी, और अब पूरी तरीके से पूरी मार्केट के ऊपर फैली हुई थी, क्योंकि लान कॉर्पोरेशन का जो कब्जा था वो इतना मजबूत हो गया था कि उसे आने वाले वक्त में कोई आसानी से नहीं हिला पाएगा। और अगर इसी स्पीड में प्रोग्रेस होती है तो शायद फोर्ब्स की लिस्ट में भी लान कॉर्पोरेशन और लान वांग जी का नाम अगले साल बहुत हद तक शामिल होने की पूरी संभावनाएं थी। और अगले साल में वक्त ही कितना है, शायद 2 से 3 है।
ये सब कुछ तो चाइना में हो रहा था, लेकिन इटली में क्या हो रहा था? इटली इस वक्त शायद वांग यीबो, सी हुआ और लैन वैन हुआ अपनी दुनिया में थे। उनको कुछ भी खबर नहीं थी कि इस वक्त चाइना में क्या हो रहा है, कितना बड़ा भूचाल आया हुआ है, मार्केट कितना ज़्यादा गर्म है, किस किस चीज़ का हॉट टॉपिक इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। किसी को कोई खबर नहीं थी, क्योंकि इस वक्त लैन वैन हुआ की सर्जरी को लगभग 72 घंटे हो गए थे और अब कुछ ही देर में उसे होश आने वाला था। इसीलिए यीबो और सी हुआ वहीं उस रूम में बैठे हुए थे। सी हुआ की हालत थोड़ी सी खराब थी, वो इतने दिनों से सोई भी नहीं थी और ना ही यीबो। वो सब लोग लैन वैन हुआ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। यीबो ने कहा, माँ आप सो जाइए, जब डैड जागेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। सी हुआ ने कहा, नहीं मुझे नींद नहीं आएगी। इसके बाद कुछ समय और गुजरता है। सी हुआ ने पूछा, क्या तुम्हारी जहान से बात हुई? यीबो ने कहा, नहीं मेरे से ऐसा कोई बात नहीं हुई है। सी हुआ ने कहा, क्या तुमने जहान को बताया इस सब के बारे में? यीबो ने कहा, नहीं माँ मैं नहीं बताया। सी हुआ ने कहा, पर क्यों? यीबो ने कहा, उसे टेंशन हो जाती। सी हुआ ने कहा, यीबो वो तुम्हारा हस्बैंड है, क्या तुम ये बात भूल गए हो? और अगर उससे किसी और से ये बात पता चली तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? सी हुआ की ये सवाल कहीं ना कहीं यीबो के मन में कौन गया था। उसे भी थोड़ा अजीब लगा ये सुनकर, जिस तरीके से सी हुआ ने कहा, जहान को अगर किसी और से पता चला तो? यीबो ने कहा, माँ मैं बात करूँगा उससे, मैं जल्द बात करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। सी हुआ ने, डेफिनेटली बिकॉज लेक ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज द रीज़न ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बेहतर है कि तुम लोग दोनों बात करो। ठीक है। सी हुआ ने एक वार्म सी मुस्कुराहट दी। तभी अगले ही पल धीरे धीरे करके लैन वैन हुआ को होश आ गया। वो धीरे धीरे करके अपनी धुंधली आंखों को खोलता है। अभी भी एनेस्थीसिया का असर था, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रहा था। पर जैसे ही यीबो और सी हुआ का ध्यान लैन वैन हुआ की तरफ जाता है, दोनों के चेहरे के ऊपर एक वार्म मुस्कुराहट आ गई थी। सी हुआ ने तुरंत लैन वैन हुआ को गले लगाते हुए कहा, हाँ आपने तो हमें डरा दिया था, सच में बहुत डरा दिया था। और लैन वैन हुआ ने सिर्फ सी हुआ को बहुत बहुत मुश्किल से पकड़ा ताकि वो उन्हें संभाल सके, तसल्ली दे सके। और वहीं यीबो ये सब कुछ दूर से खड़ा होकर देख रहा था। उसकी आंखों में भी कुछ इमोशंस हल्के से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो अपने फादर और मदर को इस तरीके से देख कर आए थे। वक्त कितना गुजर गया, कितना आगे आ गए, उम्र के न जाने कितने सारे पड़ावों को पार किया और एक दूसरे के शायद न जाने कितने सारे दशकों को गुजार दिया, लेकिन फिर भी आज भी यीबो अगर दूर से खड़ा होकर देखता है ना, तो लैन वैन हुआ और सी हुआ का प्यार उतना ही यंग नजर आता है। वो हमेशा एक दूसरे की ऐसे केयर करते हैं जैसे कि एक दूसरे की बॉडी का पार्ट हो। एक तकलीफ में होता है तो दूसरे को दर्द होता है और आंसू लगातार उसकी आंखों से बहते रहते हैं, जैसे कि इन पिछले कुछ दिनों में सी हुआ के साथ हो रहा था। लैन वैन हुआ बेशक बेहोश थे, लेकिन होश में सी हुआ भी नहीं थी। और यीबो ने इस चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया कि एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप आखिर कैसा होता है, कैसा होता है एक पार्टनर के साथ रिलेशन में रहना, उसकी परवाह करना, उससे प्यार करना इस हद तक कि तुम खुद को ही भूल जाओ। इन पिछले कुछ दिनों में सी हुआ और यीबो ने एक साथ बहुत लंबा वक्त गुजारा। दोनों बैठकर काफी लंबी लंबी बातें करते थे। वो बात अलग है, सी हुआ सिर्फ कहानियां सुनाती थी और यीबो सुनता था शांत बैठकर, लेकिन सी हुआ ने बहुत सारे किस्सों को साझा किया यीबो के साथ, जिसमें उसके और लैन वैन हुआ के कुछ प्यार भरे किस्से थे, तकरार भरे किस्से थे, किस तरीके से वो लोग एक दूसरे से रूठ जाया करते थे और किस तरीके से एक दूसरे को मनाते थे। उसके बाद शाओ कपल के बारे में भी बात होती है। उनकी लव स्टोरी तो और ज्यादा ट्रैजिक थी, या यूँ कहो पूरी तरीके से फिल्मी थी। और वो सुनकर कई कई जगह पर यीबो को हंसी भी आ गई और कई कई जगह पर वो ये भी सोचने लगा, क्या कपल ऐसा भी करते हैं? लेकिन जो कुछ भी था, सी हुआ की बातों से, उसके एहसासों से यीबो महसूस कर सकता था कि उन दोनों ही कपल का प्यार एक अलग ही लेवल पर था। और वहीं यीबो खुद को कंपेयर करने से रोक ही नहीं पाया। क्या जहान और वो कभी किसी मकाम पर इस हद तक पहुंच पाएंगे? क्या वो दोनों भी इतने कंपैटिबल हो पाएंगे? क्या वो दोनों भी इसी तरीके से अपनी जर्नी को शेयर करेंगे? और आज से लगभग 40 से 50 साल पर जब वो अपने आप को देखेंगे, जब वो लोग कंप्लीटली अपने बालों से ग्रे हो चुके होंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी होंगी और एक दूसरे के हाथ में तब भी क्या उनका हाथ होगा, कैसी तरीके से वो लोग भी अपने उस कपल को आगे लेकर चलेंगे? क्या उन लोगों के साथ सच में इतना ही प्यार बचा होगा उम्र के उस पड़ाव में भी, जिस पड़ाव में आज इनके माँ पापा खड़े हुए हैं, लेकिन प्यार अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि शादी की शुरुआत में था। यीबो के मन में ये सवाल कौंधा था, बहुत बुरी तरीके से कौंधा था और एक अजीब सी बेचैनी भी हुई थी, क्योंकि वो अपने और जहान के उस फ्यूचर इमेजिन कर रहा था, पर तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। उसने जितनी बार भी सोचने की कोशिश की, उसे कुछ अटपटा ही लगा। पता नहीं क्यों, पर यीबो को महसूस नहीं हो पा रहा था कि जैसे उतनी ही बराबरी हो। जहान के और उसके रिश्ते में क्या बराबरी है? यीबो और जहान के बीच में अभी भी कुछ अनकंफर्टेबलनेस है जो भी क्लियर नहीं हो पाई है, और वो क्लियर कैसे होगी यीबो नहीं जानता। शायद इस चीज़ का जवाब उसके पास नहीं है, या शायद जहान के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने से उन दोनों के बीच में वो हीट जनरेट हो जाए। हाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे करके उनका जो रिश्ता है वो ट्रैक पर आ रहा है। यीबो यही सब सोच रहा था और अब भी वो अपनी आंखों में यही उम्मीद लेकर सी हुआ और लैन वैन हुआ को गले लगते हुए जहान को और खुद को इमेजिन कर रहा था। खैर, वक्त इसी तरीके से गुजर जाता है और वो रात ऐसे ही गुजरती है। लैन वैन हुआ को हल्का हल्का होश था, कभी होश नहीं था। वो अभी भी धीरे धीरे खुद की बॉडी को कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे। अब लगभग 2 दिन के बाद
अब लैनमैन हुआ को कम्प्लीटली होश आ चुका था। वो अपना सेंस इतना गेन कर चुके थे कि वो बोल भी पा रहे थे। सिहुआ से उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बात की और ईबो वहीं पर बैठा रहा। वो बात अलग है कि अब उसे लगातार कंपनी की तरफ से काफ़ी सारे कॉल आ रहे थे, क्योंकि द लानवांग ईबो 10 दिन से कंपनी से मिसिंग था, तो ऑब्वियस सी बात है इतना तो ज़्यादा प्रेशर होना ही था। वहीं दूसरी तरफ लैनमैन हुआ ने अब ईबो की तरफ देखा। इस बीच में डॉक्टर भी उसे चेक कर जा चुके थे और डॉक्टर ने बताया था कि अब लैनमैन हुआ बहुत हद तक बेहतर है और रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है, तो पॉजिटिव रिजल्ट है। इसीलिए अब लैनमैन हुआ ने ईबो को अपनी तरफ बुलाया, क्योंकि वो देख सकते थे कि उनका बच्चा भी बिजी है। काफ़ी सारे कॉल्स में वो दिन रात उलझा रहता है। जब से लैनमैन हुआ होश में आया तब से ईबो के पास भी लगातार कॉल आ रहे हैं बिजनेस सिलसिले में। ईबो और लैनमैन हुआ एक साथ बैठे हुए थे। लैनमैन हुआ ने कहा, ईबो आर यू ओके? ईबो ने कहा, डैड ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना, क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ईबो के मुंह से इतने वार्म शब्द को सुनना शायद लैनमैन हुआ के लिए बहुत रेयर चांस था, क्योंकि ईबो अक्सर अपने इमोशन से शो नहीं करता था और सवाल पूछना किसी से ये तो बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए लैनमैन हुआ के मन में भी एक अजीब सी वार्मनेस फैल गई थी। अपने बच्चे को वो सच में बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उसने ईबो के हाथ को बहुत कसकर पकड़ा और उनकी आंखों से कब आंसू बह गए इस बारे में खुद ही पता नहीं चला। ईबो ने कहा, डैड आपको कोई तकलीफ हो रही है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो पेन हो रहा है क्या? लेकिन तो ईबो की आवाज़ में बहुत कंसर्न था और वो लगभग खड़ा हो चुका था। लैनमैन हुआ ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बैठो यहाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद उन्होंने सिहुआ को भी बुलाया। वो भी लैनमैन हुआ के दूसरी तरफ बैठ चुकी थी। लैनमैन हुआ ने कहा, तुम दोनों को पता है जब मुझे वो अटैक आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम दोनों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी भी नहीं। और उस पल मुझे ऐसा लगा था कि ये ज़िंदगी से मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अभी बहुत कुछ देखना है और तुम लोगों के साथ बहुत सारे लम्हों को गुजारना है। एंड आई फील कि मैं बस मर जाऊंगा उस वक्त। जैसे ही लैनमैन हुआ ने ये बात कही, सिहुआ ने तुरंत उनके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊँ। लैनमैन हुआ ने सिर्फ एक स्माइल दी और सिहुआ के हाथों को बहुत टाइटली ग्रैब करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं अब ठीक हूँ। पर तुम दोनों को पता है एक और शख्स था जो मेरी उस समय में मेरी आंखों के सामने आया था, और वो कौन था पता है? सिहुआ ने कहा, जानती हूँ मैं, वो जान था ना? लैनमैन हुआ ने कहा, हाँ वो मेरा वो बच्चा था जो इतना दूर मुझसे चाइना में है। क्या वो ठीक है? ठीक है। तो उसने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, वो ठीक है, वो अच्छा कर रहा है डैड। लैनमैन हुआ ने कहा, हाँ उसके साथ रहना ईबो, हमेशा उसके साथ रहना। वो बहुत वीक है, उसने अपनी छोटी सी उम्र में लगभग सब कुछ खो दिया है, पर अब उसे और कुछ नहीं खोने देना। हमेशा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, उसे हमेशा प्यार देना। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम हमेशा उसे प्यार करोगे, बहुत प्यार करोगे। ईबो ने कहा, डैड। लैनमैन हुआ ने कहा, मुझे कह लेने दो ईबो, मुझे प्लीज़ कह लेने दो। तुम्हें पता है अपने किसी बहुत करीबी शख्स से प्यार करना बहुत लाइफ में ब्लेसिंग की तरह होता है। किसी एक शख्स को अपनी ज़िंदगी में पा लेना जिससे तुम जी खोल कर प्यार कर सको और वो तुम्हें बाहें पसार कर अपनी बाहों में संभाल सके। जब तुम टूटो, बिखरो, रो तो तुम उसके कंधे पर अपना सर रखो। वो होता है एक पार्टनरशिप। ईबो, हमेशा किसी के साथ किसी को सपोर्ट करना ही पार्टनरशिप नहीं होता। लव वो होता है जहाँ तुम अपने सौरों भी अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सको। हमेशा उसे खुशी में साथ मत खड़े रहना, उसके दुख में भी हमेशा उसके साथ रहना। और अगर तुम्हें भी कोई तकलीफ हो ना तो हमेशा उसके साथ शेयर करना। बेटा हमेशा बातें करा करना, कभी भी अपने दोनों के बीच में गलतफहमी को मत पनपने देना। बातें हर चीज़ का सॉल्यूशन होती है। ईबो, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम और ज़्यादा बातें करना शुरू करोगे, अपने अंदर रखना बंद करो। बच्चा, ज़िंदगी बहुत छोटी है और मुझे इस बात का एहसास हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि अब मेरे पास सिर्फ कुछ साल हैं और इन कुछ सालों में मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ तो वो यही है। हम लोगों ने बहुत बिजनेस किया, बहुत पैसा कमाया, मैंने भी और तुम्हारे अंकल शाओ ने भी। लेकिन आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास सबसे बड़ी जो पूंजी है ना, वो पैसा नहीं है, वो हमारी फैमिली है, मेरा लव है, सिहुआ है। आज अगर सिहुआ के बगैर मैं अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी करूँगा ना तो आई स्वेयर में एक पल भी सांस नहीं ले पाऊंगा। इसीलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुमने बहुत कुछ कमा लिया है ईबो, बहुत छोटी सी उम्र में तुमने शायद सबसे ज़्यादा मेहनत की है। पर बस बच्चे, अब बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। अब अपनी ज़िंदगी को जियो, अपने हमसफ़र का हाथ पकड़ो और एक नई जर्नी पर चले जाओ जहाँ तुम हर रात, हर रोज़, हर दिन कुछ नया खोजो, उसके साथ प्यार बांटो, उसके साथ खुशी बांटो, अपना दर्द बांटो, और जो कुछ भी तुम हमसे नहीं कह सकते ना वो उसके साथ शेयर करो। ओके, अब ये वक्त आ गया है। जान भी अब बहुत जल्द 18 का हो जाएगा और वो अपनी लीगल एज पर पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारी और जान की एक बड़ी ग्रैंड वेडिंग करूंगा। सबको बताऊंगा कि जान सिर्फ हमारा एक अडॉप्टेड सन नहीं है, वो मेरा सन इन लॉ है, मेरे बेटे का द लानवांग ईबो का हस्बैंड है। और ये चीज़ मैं चाइना को लगभग चीख कर बताना चाहता हूँ कि वो मेरा है, हमारा है, और हमारे अलावा उसे कोई छू नहीं सकता, कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो बस ईबो, उसके साथ अपने रिलेशन को अच्छा करो, उसे प्यार करो, उसे प्यार करने दो खुद को, ठीक है?
लैनमैन हुआ कि कुछ बातें सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि ईबो के लिए एक नया नजरिया खोलने के लिए काफी थी। इन चंद शब्दों में ईबो ने शायद अपनी जिंदगी का एक ऐसा लेसन लिया था जिसकी वो कल्पना अभी तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जब लैनमैन हुआ ने कहा है तो उसे इमोशंस फील हुए हैं। वो इमोशंस, वो तस्वीर जो इतने कुछ दिनों में ईबो अपनी आंखों के सामने क्लियर कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रही थी, वो इन कुछ शब्दों ने क्लियर कर दी। अब वो जान के साथ अपने उस फ्यूचर को देख पा रहा है जिसके ऊपर से चलना है। अब उसे पता चल गया है कि उसे क्या काम करना है। वो जान को अपने से दूर नहीं कर सकता। और आज उसे महसूस हुआ कि वो सच में जान से कितना प्यार करता है। ये सिर्फ परवाह नहीं है जो इतने पिछले कुछ सालों में ईबो के दिल में थी। इतने कुछ सालों में जब गुस्सा था जो उसके अंदर भरा हुआ था, जब लैनमैन हुआ और सिहुआ ने उसे इतना दूर ओवरसीज पढ़ने के लिए भेज दिया था, वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, इनफैक्ट एक ऐसी केयर थी, एक ऐसा प्यार था जो शायद बचपन से ही पनप रहा था ईबो के मन में जान के लिए। क्योंकि जान हमेशा से उसके भाई की तरह नहीं था। उसने कभी भी जान को भाई की तरह नहीं देखा। उसने हमेशा से जान को एक ऐसी प्रीशियस चीज़ की तरह देखा है जिस पर वो किसी की भी नजरें नहीं चाहता। उससे दूरी उससे बर्दाश्त ही नहीं होगी। इसीलिए वो गुस्सा ईबो के अंदर इतना भरा कि वो किसी से भी कभी बात नहीं कर पाया, और जान के अलावा वो किसी के सामने टूट भी नहीं पाया, खुल भी नहीं पाया, और किसी से इतना करीब भी नहीं आ पाया। तभी लैनमैन हुआ ने कहा, ईबो ने कहा, डैड। लैनमैन हुआ ने कहा, क्या सोचा है तुमने? हाँ, सान की कॉलेज की इज्जत छोड़ दो ईबो, उसे मत भेजो उसे ऑक्सफोर्ड। उसे यही पढ़ने दो, तुम्हारे साथ आगे पढ़ने दो, और अब उसे बिजनेस फील्ड में लेकर आओ। उसे सिखाओ जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया, अब तुम उसे सिखाओ, और वो यहाँ रहकर भी सीख सकता है। उसे खुद से दूर मत करो प्लीज़, ठीक है? तुम्हें लैनमैन हुआ रिक्वेस्ट करने लगे। ईबो ने कहा, डैड मैंने फैसला कर लिया है। लैनमैन हुआ ने कहा, ईबो जिद मत करो। ईबो ने कहा, डैड मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जान को ऑक्सफोर्ड नहीं भेजूंगा। जैसे ही ईबो ने ये बात कही, लैनमैन हुआ और सिहुआ के दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। सिहुआ ने कहा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन। तुम हमेशा मुझे बहुत प्राउड कराते हो, हमेशा। आई लव यू सो मच। ये कहते हुए सिहुआ ने ईबो को गले लगा लिया था, और इतने सालों में आज पहली बार ईबो ने भी सिहुआ को सच्चे मन से गले लगाया। वो कड़वाहट जो ईबो के मन में थी अपने पेरेंट्स को लेकर, वो इन पिछले कुछ दिनों में शायद पूरी तरीके से खत्म हो गए, और अब तो कुछ रहा ही नहीं। सिर्फ एक ऐसी वार्मनेस है जो ईबो अपने फादर और मदर के साथ बांटना चाहता है। वो सच में उनसे प्यार करना चाहता है, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, और वक्त के साथ वो दोनों नहीं, ईबो ये नहीं चाहता। इसीलिए वो अब एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, और अपने माँ पापा के साथ भी अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहता है। साथ लैनमैन हुआ ने कहा, चलो बहुत हो गया ईबो, ये बहुत अच्छा फैसला है। जान को वही गुसू यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हो, वो वहीं एडमिशन चाहता है। और हाँ, अब तुम वापस लौट जाओ चाइना को तुम्हारी ज़रूरत है। कंपनी को दिन छोड़ना अच्छी बात नहीं है, और जान को भी वो बच्चा तुम्हें याद कर रहा होगा। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, दिन रात बस तुम्हारा ही नाम लेता रहता है। ये कहते हुए लैनमैन हुआ हंसने लगे। ईबो ने कहा, डैड। लैनमैन हुआ ने कहा, मेरा बच्चा शायद उसे नर्वस फील हो रहा है अपने डैड के सामने, लेकिन कम ऑन बॉय, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये नया लव है, तो जाके इसे फील करो और जाओ। जान को मेरी तरफ से एक हक देना, और अब तुम चाइना लौट जाओ। मैं ठीक हूँ, और बाकी सिहुआ मेरा ख्याल रख लेगी, और यहाँ पर मेरा सेक्रेटरी भी है, वो सब कुछ देख लेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। बाकी डॉक्टर ने तो कह ही दिया है, मैं ठीक हूँ। ईबो ने कहा, आप ये चाहते हैं? लैनमैन हुआ ने कहा, हाँ मैं ये चाहता हूँ। जाओ चाइना लौटो, जान को तुम्हारी ज़रूरत है। ईबो ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह की फ्लाइट से चला जाऊँगा, और मेरी नज़र आपके ऊपर रहेगी, कोई भी गड़बड़ मत करना। लैनमैन हुआ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी माँ के रहता ऐसा कुछ हो सकता है? सिहुआ ने कहा, तुम? ये कहते हुए वो दोनों हंसने मुस्कुराने लगे, और ईबो भी दूर खड़ा होकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब अगला दिन, लगभग 12 दिन के बाद तलान वांग ईबो इटली से फाइनली चाइना आ गया था। 12 बजे के जैसे ही उसका प्लेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आता है, उसके मन में एक अजीब सी वार्मनेस आ गई थी। एक क्रेविंग उठ रही थी जान को जल्द से जल्द देखने की और उसे हक करने की। आज उसका भी मन कर रहा था कि वो जान को किस करे। ये एक अजीब ही फीलिंग थी उसके अंदर जो धीरे धीरे कर और ज़्यादा पनप रही थी, और वो बहुत ईगर हो रहा था बस जान को हक करने के लिए। आज उसकी खुद की बॉडी ये चाहती थी कि वो बस जान को हक कर करे, किस करे। और जो बात लैनमैन हुआ ने कही है, जान के 18th बर्थडे पर उसकी मैरिज का प्रपोजल, ये तो और ज़्यादा अजीब फीलिंग दे रहा था ईबो को। और ये सच में एक बटरफ्लाई की तरह उसके स्टमक में इधर से उधर टहल रही थी। वो खुश हो रहा था, और उसको देखकर ड्राइवर लगभग चौंक रहा था, क्योंकि अपने मास्टर को इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखना, ड्राइवर हान तो इस वक्त चौंका हुआ था। यही कहो वो थोड़ा सा डरा भी हुआ था, क्योंकि मास्टर का ऐसा मूड चेंज होना। खैर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था चाइना के उन सड़कों पर, उसकी निगाहें खिड़की से बाहर जाकर से अटक गई। वो एक वक्त जाम में खड़ा हुआ था, और जाम में जैसे ही उसने बाहर देखा, बिल बोर्ड्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर, बस स्टॉप पर, और साथ साथ एयरपोर्ट पर भी उसे जान और कार्लोन के वो एड शूट के फोटोग्राफ नजर आए। जगह जगह उन लोगों के बहुत सारे बिलबोर्ड पर होर्डिंग्स लगे हुए थे, फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, और इस चीज़ ने ईबो के मन के अंदर एक अजीब सी खलबली सी दौड़ाई थी। जान को देखकर अच्छा भी लग रहा था उसे, और वहीं टॉप क्लास जेलसी भी हो रही थी। कार्लोन का इस तरीके से जान के करीब आना, इसलिए ईबो का मुंह बन गया, और वो बस ऐसे उस पोस्टर को घूरने लगा जिसको वो जाम के साइड में देख सकता था। और उसका ऐसा मुंह बनते हुए देखकर सेक्रेटरी हान ने भी ईबो की नजरों का पीछा किया, और वो भी वहां पहुंच गया जहाँ जान का फोटो। ड्राइवर हान ने कहा,
मास्टर आपको पता है लिटिल मास्टर का फोटो हर जगह लगा हुआ है, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी उनकी बहुत बड़ी फैन हो गई है। आजकल पूरे चाइना में उन्हीं की बातें चल रही हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन लिटिल मास्टर हमारे स्टार बन गए हैं। ये कहते हुए हान की आवाज़ में खनक थी और ये चीज़ ईबो के चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट ले आई। उसने सिर्फ नोट किया। इसके बाद हान किससे कहानियाँ सुनाने लगा इन पिछले कुछ दिनों की, जो सब कुछ बूम इस वक्त मार्केट में हो रखा है। और उसमें ज़्यादा जान की बड़ाइयाँ थी जो ईबो सुन रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था अपने हस्बैंड की इतनी सारी तारीफों को सुनना। वो लोग सोच में डूबे हुए थे और ईबो बस जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। तभी उसका फ़ोन बजता है। उस पर सेक्रेटरी जो का नाम फ्लैश हो रहा था। ईबो ने फ़ोन उठाया। आगे से पता नहीं सेक्रेटरी जो ने क्या कहा लेकिन ईबो का चेहरा अब पूरी तरह से बदल गया था। वो कोल्ड हो गया था। उसने कहा ठीक है मैं आता हूँ। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर हान की तरफ देखते हुए कहा घर की जगह गाड़ी लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ ले चलिए। ड्राइवर हान ने कहा जी सर। इसके बाद गाड़ी लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ निकल चुकी थी। अभी तक ईबो ने जान को बताया नहीं था कि वापस चाइना आ गया है। और वहीं दूसरी तरफ जान इस वक्त अपने रूम में था। वो इधर से उधर टहल रहा था। वो ईबो को कब से कॉल डायल करने की कोशिश कर रहा है पर कॉल लग ही नहीं रहा और उसे भी अब लैंडमैन हुआ कि बहुत फिक्र हो रही है। वो कॉल तो करना चाहता है माँ पापा को, लेकिन पहले वो ईबो से बात करना चाहता है ताकि वो माँ पापा के बारे में डायरेक्ट पूछ सके। इसीलिए वो आज ईबो को कॉल डायल कर रहा था। पर जब फोन नहीं लगा तो जान बस थक कर बैठ गया। फिर उसने कुछ सोचा क्योंकि ना कॉर्पोरेशन जाया जाए, क्या पता वहाँ पर सेक्रेटरी का किसी ऐसे इंसान का नंबर मिल जाए जो ईबो के करीब हो। इसीलिए वो लैंड कॉर्पोरेशन जाना चाहता था। उसने ड्राइवर हान को फ़ोन लगाया ताकि वो लैंड कॉर्पोरेशन के लिए जान को लेकर जा सके। लेकिन जैसे ही ड्राइवर हान ने फ़ोन उठाया उसने कहा लिटिल मास्टर। जान ने कहा अंकल हान आप कहाँ हैं मुझे। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता सेक्रेटरी हान ने कहा सर मैं भी लैंड कॉर्पोरेशन आया हुआ हूँ, यंग मास्टर चाइना आ गए हैं। जैसे ही जान ने सुना वो एकदम से जैसे चौंक गया। उसने कहा क्या वापस आ गए। ड्राइवर हान ने कहा हाँ वापस आ गए हैं, क्या बताया नहीं मास्टर ने आपको। जान ने कहा ओके ठीक है तो जान ने एब्सेंट माइंडेडली फ़ोन रख दिया। पर अचानक उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा वाह कब वापस आ गए हैं तो क्यों उन्होंने सरप्राइज दिया जाए, लैंड कॉर्पोरेशन चलते हैं। ये ख्याल आते के साथ ही जान ने तुरंत अपना वो चेक बाहर निकाला जैसे उसने इतने दिन से ईबो के लिए संभाल कर रखा था और उसे अपने बैग में बहुत सिक्योरली रख कर वो लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल चुका था कैब लेकर। उसे बस ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब ईबो के इक्वल है। शायद अब उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सक्सेस पाली है जिससे वो ईबो के साथ बांट सकता है। क्या वो दोनों अब एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, कंपैटिबल हो गए हैं फाइनेंशियली किसी करियर में। जान के मन में यही सारे ख्याल थे। वो बस अपनी छोटी सी सक्सेस को ईबो के साथ शेयर करना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि वो भी अब केपेबल है। वो भी अपनी लाइफ के अंदर अपने उस छोटे से करियर के अंदर किसी मकाम पर पहुंच गया है और अब लोग भी उसे जानते हैं बिल्कुल ईबो की तरह। ये सारे छोटे छोटे इनोसेंट थॉट्स थे उसके अंदर जब वो उस सफर को तय कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो सफर तय हो रहा था जान की धड़कनें और ज़्यादा बेचैन हो रही थी क्योंकि वो कड़वी याद अभी भी उसके दिल में थी और वो चीज़ उसे चैन नहीं लगने दे रही थी। एक दर्द था जो उमड़ रहा था, एक सवाल था जिसे वो पूछना चाहता था, एक आंसू था जिसे वो अपनी आंखों से गिराना चाहता था और वो ईबो की बाहों में समेटना चाहता था खुद को। और उससे भी बड़ी बात वो गुस्सा था, नाराज था खुद से भी और कहीं ना कहीं ईबो से। जैसे ही वो लैंड कॉर्पोरेशन के बहुत करीब तक भी पहुंचता है आगे गाड़ी बढ़ी नहीं पाई। उसने ड्राइवर से कहा क्या हुआ अंकल आगे क्यों नहीं जा पा रहे। ड्राइवर ने कहा पता नहीं आगे जाम है, काफ़ी सारे लोग हैं, शायद कोई मीडिया का हुजूम लगा हुआ है। साहब ने कहा मीडिया। उस ड्राइवर ने कहा हाँ लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, देख सकते हो ना वहाँ कैमरा लेकर लोग खड़े हुए हैं। हाँ मीडिया ही है लगता है ऐसा कुछ। साहब ने कहा ओके ठीक है ये लीजिए पैसे, मैं ही उतर जाता हूँ। ये कहते हुए उसने कैब ड्राइवर को पेमेंट किया और वो उतर गया और धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगा। जैसे कि ड्राइवर ने कहा था सच में वहाँ पर बहुत बड़ा मीडिया का हुजूम लगा हुआ था। जान ने इतनी मीडिया ऐसे पहले कभी भी नहीं देखी। हर तरफ फ्लैश लाइट थी, रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे, का मुक्की हो रही थी। यहाँ तक कि वहाँ इस वक्त बहुत सारे पुलिस भी थी ताकि इन सबको कंट्रोल करा जा सके। ऊपर से लैंड कॉर्पोरेशन के गार्ड भी वहाँ पर गार्ड कर रहे थे। जान को समझ तो नहीं आया मुद्दा क्या है, इसीलिए उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने वहीं साइड में खड़े हुए किसी शख्स से पूछते हुए कहा एक्सक्यूज मी यहाँ क्या हो रहा है। जान के फेस पर मास्क लगा हुआ था क्योंकि वो भी मीडिया में ऐसे नहीं जा सकता। उस शख्स ने कहा क्या हो रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है इस वक्त लान वांग की वो पूरी तरीके से किसी तरह मीडिया में है, तो ये सब मीडिया रिपोर्टर उसके लिए यहाँ आए हैं। पता चला है वो चाइना वापस आ गया है, तो हम लोग सिर्फ उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। चलो साइड हो, मुझे फोटो लेने दो, कहीं उसकी झलक निकल ना जाए। ओह देखो देखो पूरा देखे तो वो रिपोर्टर चिल्लाने लगा और उसके साथ साथ ना जाने कितने सारे लोग वापस उस दिशा में दौड़ने लगे जहाँ ईबो की हल्की सी झलक नजर आई थी उन कांच में से। जान देख सकता था वो शायद इस वक्त टॉप या 3rd फ्लोर पर था और इतनी सी झलक देख कर ही मीडिया पागल हो गया था। वो उसके पीछे ऐसे दौड़ रहा था जैसे कि कोई स्वर्ग से ऐसी चीज उतर आई हो जिसकी कोई कल्पना नहीं की है। आज से पहले किसी ने किसी को देखा ही नहीं इस तरीके से। ऐसे इस वक्त मीडिया का हुजूम ईबो के पीछे भाग रहा था। और ना ही सिर्फ मीडिया का हुजूम, वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग थे जो शायद अलग अलग फैकल्टी से थे, चाहे न्यूज़पेपर के आर्टिकल लिखने वाले हों या फिर गॉसिपर्स हो। और भी बहुत सारे लोग थे जो यंगस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो भी ईबो की एक झलक देखने के लिए वहाँ खड़े हुए थे। जान को नहीं समझ आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा फैल फॉलोइंग
किसी स्टार की भी नहीं होगी जितनी इस वक्त ईबो की लैंड कॉर्पोरेशन के सामने थी, और सब लोग सिर्फ लान वांग ईबो का नाम पुकार रहे थे। और इसके बाद जान ने वो देखा जिसने जान की लगभग सांसें ही रोक दी। ईबो उस ग्रैंड गेट से अपनी एंट्री करता है, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे, इतने लोग जो ईबो के करीब तक भी किसी को आने नहीं दे रहे थे। एक प्रॉपर सिक्योरिटी घेरा बनाया गया था और उसके बीच में लान वांग ईबो खड़े हुए थे, बिल्कुल किसी किंग की तरह। और उसके सामने प्रजा थी जो उसके कदमों में बिछने के लिए तैयार थी, और उसी प्रजा में एक जान भी था जिसकी पहचान क्या है वहाँ कौन उसे जानता है। अगर जान अपना मास्क हटा भी देगा तो भी इतनी भीड़ में लोग ईबो को चुनेंगे या जान को। इस वक्त ईबो का ऐसा ऑरा था, ऐसा पावर था, ऐसी पोजीशन थी जिसके नीचे सब बिल्कुल छोटे लग रहे थे, बहुत छोटे। और उसमें एक जान भी था जिसकी आंखें सिर्फ ईबो पर टिकी हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ ईबो इस वक्त माइक पर था और वो लोगों को इंटरव्यू दे रहा था या उनके सवालों का जवाब दे रहा था। हमेशा की तरह ईबो के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, उसकी आंखों में कोई हाव भाव नहीं, बिल्कुल कोल्ड पर्सनैलिटी, जैसा कि वो हमेशा से बिजनेस वर्ल्ड में जाना जाता है। और जान एक निश्चित दूरी से उसे देख रहा था, इतनी दूरी जिसको चाह कर भी जान पूरा नहीं कर पाएगा। जान के हाथ में उसका जो चेक था वो शायद चेक बनकर ही रह गया, क्योंकि जान की सक्सेस क्या है, उसकी सक्सेस का दायरा तो बहुत छोटा है। ईबो, ये होती है सक्सेस, ये है लाइफ में कुछ अचीव करना, और जान इसके आसपास भी नहीं है। वो तो शायद खुद ही को बेवकूफ़ फील करवाता अगर ईबो से कहता, गा देखिए मुझे $1 मिलियन चेक मिला, और ईबो की वर्थ तो ट्रिलियन में है, वहाँ नंबर फ्लैश हो रहा है। जान यहाँ कहीं भी नहीं है, वो ईबो की बराबरी नहीं कर सकता, नहीं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं था जान जेलस था ईबो की सक्सेस को देखकर, ऐसा नहीं था जान बुरा फील कर रहा था ईबो को वहाँ खड़ा हुआ देखकर। बस ऐसा था कि जान फील कर रहा था कि जान में और ईबो में कितना फासला है। आज से पहले तस्वीर इतनी क्लियर नहीं हुई थी, पर आज ये क्लियर हुई है। जान और ईबो, उनके बीच में बहुत दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी, जिसे जान को पूरा करना होगा, उसे खुद को इतना काबिल बनाना होगा जिससे वो प्राउडली ईबो के बगल में खड़ा हो सके। और ये सक्सेस कुछ नहीं है, जान की सक्सेस ईबो के आगे कुछ भी नहीं है। जान जैसे लोगों को लोग आज याद रखेंगे, कल याद रखेंगे, और परसों भूल जाएंगे जब एक नया चेहरा उन लोगों के सामने होगा। लेकिन ईबो की सक्सेस इतिहास रच चुकी है, और जान को भी अगर ईबो के साथ खड़ा होना है, उसके कंधे से कंधा मिलाना है, तो उसे भी इतिहास रचना होगा, अपने कैरेक्टर को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जिससे वो प्राउडली ईबो के साथ में खड़ा हो सके, और ईबो प्राउडली लोगों के सामने कह सके, ही इज़ माई हस्बैंड। और ईबो को ऐसे देखते देखते जान की आंखों से कब आंसू निकल गए, और भीड़ ने कब जान को इतना पीछे कर दिया, इतना पीछे कि अब ईबो की झलक भी तक जान को नहीं दिखाई दे रही थी, जान को पता ही नहीं चला। और वो अंत में बिल्कुल अकेला था, उस भीड़ में धक्के खाता हुआ और एक चोर पर खड़ा हुआ जिसके आगे सिर्फ भीड़ का अंबार था, एक ऐसा अंबार जिसमें ईबो की शक्ल, शख्सियत बहुत बहुत ऊंची। जान को भी नहीं पता कि वो कितनी देर तक वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन बहुत वक्त गुजर गया था, लोगों के सवाल अभी भी जारी थे, और वो भीड़ ऐसे ही बेकाबू थी। जान ने अपने पैंट के पॉकेट से फ़ोन बाहर निकाला, और वो अब एक शांत जगह आ चुका था जहाँ कोई भी नहीं था, आवाज़ नहीं थी, शोर नहीं था। जान ने एक नंबर डायल किया, कॉल जाता है, और अगले ही पल में वो कॉल पिक भी कर लिया गया था। जान ने कहा, जूचंग ने कहा, क्या हुआ? जान ने कहा, मैंने तुमसे जो कहा था, क्या तुम वो कर सकते हो मेरे लिए? जूचंग ने कहा, क्या तुमने सोच लिया है, ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? जान ने कहा, वो कर दो प्लीज़। सो हे एवरीवन, आज का एपिसोड तो कुछ ज़्यादा ही रोलर कोस्टर से भरा हुआ था। इतने सारे इमोशंस के अप्स एंड डाउन हुए थे, इतने सारी तस्वीरों को हम लोगों ने देखा था, और इतने सारे इमोशंस को हमने अपने कैरेक्टर के फील किया। ये सारा फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। मुझे बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, क्या आप लोग वो फील कर पाए, वो डिफरेंस जो जान और ईबो एक दूसरे के मन में फील कर रहे हैं, और क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? जान ऐसा क्या चाहता है जिसके लिए उसने जूचंग से कहा है? ऐसी क्या चीज़ है जो जान करना चाहता है? क्या आपके पास कोई गैस है? एंड या फाइनली नेक्स्ट पार्ट में हमारे जान और ईबो एक बार फिर से मिलेंगे। क्या जान अपनी नाराज़गी को दूर कर ईबो से गले लग पाएगा, और ईबो जो जान को वो किस करना चाहता है, क्या वो दोनों वो किस कर पाएंगे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। बाकी आज के एपिसोड के बारे में अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपको जान का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा? क्या जान जो महसूस कर रहा है वो ठीक है? क्योंकि कंपैटिबिलिटी रियली में जान को आज फील हुई है जब ईबो का इतना ज़्यादा चार्म उसने देखा है खुद अपनी आंखों से। उसने फील किया है कि ईबो कहाँ है और वो कहाँ। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय। अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड या वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, मोटिवेशन मिलती है। ओके बाय बाय।